नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घरों पर मज़े में होंगे। बोर्ड एग्जाम्स के साथ में ही नीट, एमबीबीएस और एम्स नर्सिंग में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप मेरे साथ एनसीईआरटी बुक अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपको बेस बनाने में मदद करेगी। वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन पीरियड है, इसके साथ में पार्टूरेशन, लैक्टेशन, सारी डिटेल है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सबसे पहले बात करेंगे फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं, fusion of two different types of gametes, that is called fertilization. During copulation, semen is released by the penis into the vagina. It is called insemination. इंसेमिनेशन है वो वेजाइनल पार्ट में फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है, और वहां से सीमेन में बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं। विग्रस उनकी मोर्टेलिटी होती है। वो स्पर्म है वो मूव करते हुए, ट्रेवल करते हुए, स्विम करते हुए और जाएंगे एम्पुलरी स्टमक रीजन में। और ओवुलेशन हो चुका है तो वहां से ओवम है वो भी इधर स्टमक की ओर आ रहा है। तो दोनों का जो मीटिंग होता है, दोनों का फ्यूजन है वो एम्पुलरी स्टमक रीजन में होता है। और जब आपस में मीट हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो उनका फ्यूजन हो जाता है। न्यूक्लियस के फ्यूजन को ही हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। मेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस, इनका फ्यूजन होगा तो इस फ्यूजन को आप फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। तो पूरी डिटेल है वो हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो देखिए, fusion of sperms with ovum is called fertilization. It occurs in ampullary stomach region of fallopian tube. यहाँ मैंने आपको बताया, ये स्पर्म्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, अपनी टेल के द्वारा मूवमेंट कर रहे हैं। इधर से ओवम है वो रिलीज हुआ है। ओवम फिम्बरी से जाएगा इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम से एम्पुला में। तो एम्पुला और स्टमक रीजन है फैलोपियन ट्यूब के, यहाँ पर दोनों की मीटिंग होगी। और इस मीटिंग को, इस फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। पूरा स्टेप है वो यहाँ पर दिखाया है। स्पर्म रिलीज इनटू द वेजिना, वेजाइना से वो जाएंगे सर्विकल कैनाल में, सर्विकल कैनाल से यूट्रस में, यूट्रस से स्टमस में, और फिर इनकी जो मिलान होगा वो है एम्पुलरी रीजन में। इधर से ओवरी से ओवम है वो रिलीज होंगे, ओवम फ्रॉम ओवरी जाएंगे फिम्बरी में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, उसके बाद में इनफंडिबुलम में, और इनफंडिबुलम से वो सीलियरी एपिथेलियम के द्वारा फैलोपियन ट्यूब की वो पहुंच जाएंगे एम्पुला में। दोनों एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर मिल जाएंगे, और मिल करके ये देखिए आप, ये ओवम में स्पर्म है वो एंट्री कर रहा है। इस मिलान को ही हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। इसके साथ में ही fertilization happens only if ovum and sperms are transported simultaneously। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवम और स्पर्म है दोनों एक साथ में एक ही समय पर रिलीज होते हैं, और तभी उनका मीटिंग होगा, तभी वो फ्यूजन कर सकते हैं। अगर टाइम पीरियड बदल गया, ओवम पहले रिलीज हो गया, स्पर्म बाद में रिलीज हुए फीमेल बॉडी में, तो उनकी मेटिंग है वो, उनका फ्यूजन है वो हो नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सो ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। हर बार फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होना जरूरी नहीं होता है। ए स्पर्म कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा, ये मेम्ब्रेन है, पहले कोरोना रेडिएटा को पार करेंगे। कोरोना रेडिएटा से जोना पेल्यूसिडा जो ओवम की मेम्ब्रेन है, लेयर है, it induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms। तो मोनोस्पर्मिक है, एक ही स्पर्म है वो एंट्री कर सकता है। जैसे ही जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में एक स्पर्म आएगा, बाकी गेट हैं वो बंद हो जाएंगे। बच्चों याद रखिए कि स्पर्म और ओवम है वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए। कभी भी डिफरेंट स्पीसीज का स्पर्म है वो
ओवम में पेनेट्रेट नहीं होगा, डिफरेंट स्पीसीज के ओवम में। ये आप कह सकते हैं लॉक और की सिस्टम यहाँ पर होता है। एक पर्टिकुलर लॉक को एक पर्टिकुलर की ओपन कर सकती है, इसलिए सेम स्पीसीज का यहाँ पर होना चाहिए। तो जैसे ही एक स्पम है वो कांटेक्ट में आता है, बाकी रास्ते हैं, बाकी गेट हैं, वो तुरंत बंद हो जाते हैं। एक राजकुमार एंटर कर गया तो बाकी जो उसके कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए रास्ते दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो जोना पेलुसिडा का बहुत बड़ा रोल है कि वो एक ही स्पम को एंट्री करने देता है। द सीक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प स्पम टू एंटर द एग साइटोप्लाज्म वाया Zona pellucida and plasma membrane. This causes second meiotic division of the secondary oocyte to form an ovum, oocyte and second polar body. ये हम इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि स्पर्म है उसका जो हेड रीजन है उसमें एक्रोसोम पाया जाता है। और बच्चों याद रखिए एक्रोसोम है वो बनता है गोल्जी अपरेटस से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से बनेगा। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को आपने 11वीं क्लास में सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। गोल्जी अपरेटस का जो सीक्रेशन होता है उसमें डाइजेस्टिव लाइटिंग एंजाइम होते हैं जो उसके लाइसिस में पेनेट्रेशन में मदद करते हैं। तो एक्रोसोम है वो स्पर्म को पेनेट्रेट करवाने में हेल्प करता है ओवम के अंदर। और जैसे ही स्पर्म है वो पेनेट्रेट करके जोना पेलिसडा को पार करके और एंट्री करने की कोशिश करता है। ये अभी सेकेंडरी oocyte स्टेज में है। ये अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर लेता है और फिर से दो अनइक्वल सेल बनती हैं। एक फंक्शनल ऊटिड बनती है जिसके पास में बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था क्योंकि इसको सारी मशीनरी प्रोवाइड करनी है। जाइगोट के लिए जो मशीनरी चाहिए होती है, जो भी सेल ऑर्गेनेल चाहिए होते हैं, जो भी साइटोप्लाज्म चाहिए होता है, ये ओवम या ऊटिड है वो प्रोवाइड करता है। और सेकेंड पोलर बॉडी है वो सिर्फ न्यूक्लियस लेके जाती है और फीवेस्ट अमाउंट में साइटोप्लाज्म और दूसरे ऑर्गेनेल होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर एक सेक्रीफाइस हुआ, एक को दे दिया, बाकी सारा है वो आ, ये अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सेकंड डिवीजन है या सेकंड मियोसिस डिवीजन है वो सिर्फ स्पर्म के कांटेक्ट होने पर ही होता है, अदरवाइज ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही बॉडी से रिलीज हो जाता है फीमेल में। द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। ये आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर सिंगेमी हो जाती है। एग है उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और स्पर्म है वो अपना न्यूक्लियर पार्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब हेड रीजन में न्यूक्लियस पाया जाता है वो पेनेट्रेट करके एंटर करता है। और न्यूक्लियस है मेल का जो न्यूक्लियस है वो फीमेल न्यूक्लियस की ओर आगे बढ़ता है, उसको पेनिट्रेशन फर्टिलाइजेशन पाथवे बोलते हैं। और उनके दोनों के फ्यूजन से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बोल रहे हैं जाइगोट। इसके बाद में जाइगोट में क्या होना शुरू हो जाएगा, जाइगोट में तुरंत ही डिवीजन शुरू हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर डिवीजन कौन से टाइप का है, यहाँ डिवीजन होगा माइटोटिक डिवीजन। नॉर्मल माइटोसिस और जाइगोट में माइटोसिस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। बच्चों आपने 11वीं क्लास में सेल साइकिल पढ़ा है। कोई भी पेरेंटल सेल है वो डिवाइड होती है तो छोटी साइज की हो जाती है, वो डिवाइड होकर के हाफ हो जाती है। तो अपनी जब तक पेरेंटल शेप नहीं ले लेती तब तक वो अगला डिवीजन नहीं करती है। परंतु यहाँ पर उसको आपने नाम दिया था सेल साइकिल या ग्रोथ फेज। यहाँ जो जाइगोट में डिवीजन हो रहा है माइटोटिक टाइप का डिवीजन है, परंतु इसमें ग्रोथ फेज ना हो करके सेल कंटिन्यूअसली लगातार डिवीजन करती हैं। और इसीलिए इसको यहाँ एक अदर दूसरा नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसको, क्लीवेज। क्लीव का मतलब होता है टूटना। डिवीजन तो ये माइटोटिक टाइप का ही है परंतु यहाँ क्लीवेज हो रहा है, क्लीव कर रहे हैं, टूट रहे हैं। एक पेरेंटल जाइगोट सेल है वो डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बनाती है।
जिसको 2 सेल्ड स्टेज बोल रहे हैं। 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती है, 8 से 16 बनती हैं, 16 से 32 बनती हैं। इस तरीके से कंटिन्यूअस क्लीवेज होते रहता है। और जो डॉटर सेल्स बन रही हैं, छोटे आकार की जो सेल्स बन रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स। तो यहां आप देख रहे हैं ये डिवीजन हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है एक सेल से। वो सारे रूल वही है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये क्लीवेज हो करके एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से 4 बनी, 4 से फिर 8 सेल बनी, 8 से 16 सेल बनी। 16 सेल है, एक मलबरी या सेल्स का गुच्छा बनता है, होल एक पैक्ड लूजली पैक्ड सेल्स का ये गुच्छा बनता है, जिसको मोरूला बोलते हैं। मोरूला का मतलब मलबरी है। तो इनके एम्ब्रियो के अलग अलग स्टेज के नाम हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। स्लाइड देख लेते हैं क्या बताया गया है। Zygote undergoes mitotic division, that is called cleavage, starts as it moves through the isthmus towards the uterus and forms 2, 4, 8 and 16 daughter cells called blastomeres. तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ और वो isthmus में जाइगोट है वो मूव कर रहा है, अभी वो नॉन मोटाइल हो गया है। तो नॉन मोटाइल तो ओवम शुरू से ही था, परंतु मोटाइल स्ट्रक्चर उसके साथ में जुड़ी थी स्पर्म। अब जो स्ट्रक्चर है वो नॉन मोटाइल जाइगोट है। तो सिलियरी एपिथीलियम के द्वारा स्तमक या फैलोपियन ट्यूब की सिलियरी एपिथीलियम के द्वारा वो आगे मूव कर रहा है, और मूवमेंट के साथ में इनमें डिवीजन भी शुरू हो गया। और इसके बाद में the embryo with 8 to 16 blastomeres is called a morula। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गई, यहां आप देख पा रहे हैं 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर है, वो कहलाती है मोरूला। मोरूला में सेल्स में क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, सेल्स हैं वो रीअरेंज्ड होंगी, और रीअरेंज्ड सेल्स हैं वो क्या कहलाती है, ब्लास्टोसिस्ट। Morula constituent continues to divide and transform into blastocyst। मतलब ये सेल्स हैं वो रीऑर्गेनाइज्ड होकर के, रीअरेंज होकर के और बनाती हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में 2 स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट बनती है, एक आउटर ट्रोपोब्लास्ट और एक बीच में सेल्स का गुच्छा बनता है, जिसको इनर सेल मास बोलते हैं। बच्चों याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटर लेयर जो बनती है सेल्स के ऑर्गेनाइज होने से, ये ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या यूट्रस वॉल के साथ में अटैचमेंट होने में मदद करती है। इसके साथ में ही ये सेल्स का गुच्छा है, मास ऑफ सेल्स है, जिसको इनर सेल मास बोलते हैं। ये इनर सेल मास है, यही बनाएगा एम्ब्रियो। इट विल बी डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो। तो इस स्टेज की स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसमें ये कैविटी भी देख पा रहे हैं आप, सेल्स अरेंज होने से एक स्पेस बन गया। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लास्टोसील। सील, COEL, सील का मतलब कैविटी, स्पेस। और ब्लास्टोसिस्ट में बन रही है तो इसको बोलेंगे आप ब्लास्टोसील। तो ये स्ट्रक्चर है वो अभी तक मूवमेंट करते जा रही है और डिवीजन होते जा रहा है। यहाँ आप और अच्छे से देख पा रहे हैं सेल्स का, ये जाइगोट डिप्लॉयड सेल, फिर 8 सेल्ड स्टेज, फिर ब्लास्टूला बन जाएगा, होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ क्रॉस सेक्शन देख पा रहे हैं, यहाँ ब्लास्टोसील भी बन गई है। और इसके बाद में इनमें और डिफरेंशिएशन होते जाएगा। तो ये बन जाएगी गैस्ट्रुलेशन, इसमें होगा, मतलब एक कैविटी डेवलप होगी, जिसको यहाँ पर आगे चल करके 3 लेयर्स बनेंगी, जिनको जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं। आउटर लेयर है वो एक्टोडर्मिस, मिडल लेयर मीजोडर्म, और इनर लेयर है वो एंडोडर्म। और ये ब्लास्टोसील है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगी, और इसके एक ओपनिंग बनेगी यहाँ पर बच्चों, ये देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनवेड हो रहा है, इनवर्ड इनका इन्वेशन हो रहा है सेल्स का इनर सेल मास में, जिसको बोल रहे हैं ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर है वो डेवलप होता है ह्यूमन बीइंग में, एनस में। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले एनस डेवलप होती है, उसके बाद में माउथ बनता है।
इसके लिए कुछ टर्म है, ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया, ये आप देखेंगे। In blastocyst, the blastomeres are arranged into an outer layer that is called trophoblast and an inner cell mass attached to trophoblast. The trophoblast layer gives nourishment to inner cell mass. Also, it gets attached to the endometrial wall. तो ट्रोपोब्लास्ट है वो एंडोमेट्रियल वॉल के साथ में अटैच होने में भी मदद करता है, नरिशमेंट में भी मदद करता है। द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड टू 3 जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स का मतलब बच्चों होता है जन्म देने वाली हमारी जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, टिश्यूज है, वो इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से डेवलप होते हैं। और ये जर्म लेयर्स कौन से हैं? outer ectoderm, middle mesoderm, inner endoderm, or this three-layered structure is known as gastrula forms the embryo। जो 3 लेयर बन चुकी होती है तो उसको गैस्ट्रूला बोलेंगे, मैंने यहां पर आपको बताया था। तो इसके लिए 11वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, जिन ऑर्गेनिजम्स में एम्ब्रियो में 2 जर्म लेयर्स बनती हैं और पूरी बॉडी है उसका डेवलपमेंट इन 2 जर्म लेयर से ही होता है, तो वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। और जिनका ऑर्गन्स डेवलपमेंट या टिश्यू फॉर्मेशन या एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो इनिशियली 3 जर्म लेयर से होता है, तो उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ये चीजें आपको पहले से पता है। ये देखिए आप, अटैचमेंट हो गया, ये एंडोमेट्रियल वॉल है, इसमें थिकनिंग हो गई, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। ये एक्स्ट्रा लाइनिंग आ जाती है, एक्स्ट्रा थिकनिंग हो जाती है, हाईली वस्कुलराइज्ड हो जाती है, और ये यूट्राइन कैविटी। तो यहाँ इसके साथ में ये ट्रोपोब्लास्ट है, वो उसकी हेल्प से ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है। याद रखिए, जो अटैचमेंट का जो समय प्रेगनेंसी है, यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियल वॉल के साथ में अटैच होना, यही कहलाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ यूट्रस, और इसी को ही हम कहेंगे स्टार्टिंग और बिगनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये यूट्राइन म्यूकसा सेल्स, द ब्लास्टोसिस्ट डाइजेस्ट द यूट्राइन म्यूकसा, और उसमें वो घुस जाती है, इन्वेड कर जाती है। एंडोमेट्रियम ग्रोज ओवर एंड सराउंड्स द एम्ब्रियो। ये अंदर इन्वेड कर गया, इसके चारों ओर एंडोमेट्रियल वॉल है वो ग्रो कर जाती है, उसको कवर कर लेती है और उसको चारों ओर से घेर लेती है। आफ्टर अटैचमेंट uterine cells divide rapidly and cover the blastocyst. As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium. This is called implantation, means beginning of the pregnancy. ये पूरी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एट ए ग्लांस। तो सबसे पहले ये इसमें वजाइना के अंदर सीमेन इंसेमिनेशन होता है, सीमेन रिलीज होता है, वहां से ये जाएंगे और यहाँ फ्यूजन होगा, इधर से ओवम भी रिलीज हो गया, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर इनका फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में डिवीजन शुरू हो गया, यहीं से डिवीजन इस्टमस से ही जो ये डिवीजन स्टार्ट हो गया। ये कैरियोकाइनेसिस आप देख पा रहे हैं, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 16 सेल्ड। यूट्रस में एंटर करने के समय 16 सेल्ड स्टेज में बॉल लाइक स्ट्रक्चर में मोरूला बनेगा, वो आगे बढ़ेगा, और मोरूला का सेल्स का रीअरेंजमेंट होकर के एक कैविटी बनेगी, ब्लास्टोसील, और ब्लास्टोसील कंटेनिंग डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है, उसको आप बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। और ये ब्लास्टूला स्टेज में अटैच होगा एंडोमेट्रियल वॉल के साथ में, यहाँ ये जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो बच्चों, इम्प्लांटेशन का मतलब प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। मतलब प्रेगनेंसी है वो एक मदर के लिए एक बहुत एक खुशी का समय होता है, जहाँ पर वो एक
खुद एक जीव है, दूसरे जीव को अपने बॉडी के अंदर पाले रखती है, अपने बॉडी में ग्रो करवाती है। तो ये प्रेगनेंसी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा सा पिक्चर, और वो यूट्रस के साथ में अटैच है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ देखिए, ये एम्ब्रियो है वो डेवलप होते जाएगा, ग्रो करते जाएगा, इसके साथ में ये यूट्रस वॉल के साथ में अटैच भी रहेगा, कनेक्शन रहेगा, जिसको आप बोल रहे हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, आप ये देखिए प्लेसेंटा, यहाँ एम्ब्रियो के ऊपर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में प्लेसेंटा है, योक सैक है, और ये एमनियोन है। ये एमनियोन जो बिल्कुल जस्ट एम्ब्रियो के ऊपर पाया जाता है, एम्ब्रियोन, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड है, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बेबी है वो फ्लोट करता है, उसको सूखने नहीं देता। और दूसरा ही ये एमनियोटिक फ्लूइड है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, मान लीजिए चोट लगे तो वो फ्लूइड है उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है, और बेबी को चोट नहीं लगने देती। इसके साथ में ही यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, 4 मेम्ब्रेन हैं, जिनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। एम्ब्रियो के अलावा एम्ब्रियो के ऊपर 4 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। तो सबसे पहली जो है वो कोरियन। कोरियन है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के द्वारा अटैच होती है यूट्रस के वॉल के साथ में। यूट्रस वॉल में वो अंदर एंटर करती है, इसलिए जो प्लेसेंटा होता है वो कोरियोनिक टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है, जो बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, इसलिए सबसे ज्यादा ब्लीडिंग है वो ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन फीमेल में होती है, क्योंकि इनका अटैचमेंट है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। ये आप देख पा रहे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के द्वारा यूट्रस वॉल के साथ में जुड़े हुए हैं। आउटर मेम्ब्रेन कोरियोनिक मेम्ब्रेन है, कोरियोन है। उसके बाद में दूसरी मेम्ब्रेन है एमनियोन। एमनियोन यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, एमनियोन है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये क्या काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, सूखने से बचाता है। इसके बाद में तीसरी जो मेम्ब्रेन होती है एलेंटोइस। एलेंटोइस के बाद में चौथा जो स्ट्रक्चर है योक सैक है। बच्चों ध्यान रखिए, योक सैक है हमारे जो ह्यूमन एग होता है, ओवम होता है, वो अ, उसमें योक नहीं पाया जाता, परंतु वो योक सैक अभी भी बन रहा है, योक पाया जाता है। ये जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इनमें योक पाया जाता है। जो एग से डेवलपमेंट होता है उसमें योक को योक है वो एम्ब्रियो के साथ में अटैच होता है, जो उसको नरिशमेंट देने का काम करता है। हमारे भी वो योक अभी भी योक सैक बन रहा है, क्योंकि हमारे एग में योक है ही नहीं परंतु बन रहा है। इसका मतलब है कि वो को रिलेट कर रहा है, हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिलेट कर रहा है, बता रहा है कि कभी हमारा डेवलपमेंट है वो रेप्टाइल और बर्ड लाइक ऑर्गेनिज्म से, फोर फादर से हुआ है। तो इस तरीके से ये 4 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। और प्लेसेंटा का मतलब तो आपको बच्चों पता ही है, जंक्शन और कनेक्शन बिटवीन फेटल टिश्यू एंड यूटराइन टिश्यू, मतलब फोएटस के जो टिश्यू होते हैं वो और यूट्रस के टिश्यूज के बीच में जो जंक्शन होता है, जो कनेक्शन होता है, जो ब्रिज होता है, उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा के क्या क्या काम होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कोरियोनिक विलाई, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी देख पा रहे हैं, कोरियोनिक विलाई अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट। दे आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ब्लड टिश्यू में वो फ्लोट करते हैं, मतलब नहाए हुए रहते हैं, और उसी से वो एक्सचेंज में मदद करते हैं। द कोरियोनिक विलाई एंड यूटराइन टिश्यू आर इंटरडिजिटेड, मतलब गुथे हुए रहते हैं, इंटरडिजिटेड टू फॉर्म प्लेसेंटा। ये देख पा रहे हैं आप, ये आपस में गुथे हुए, जुड़े हुए, जिसको आप प्लेसेंटा बोल रहे हैं। प्लेसेंटा इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो, फीटस एंड मैटरनल बॉडी।
उसके बीच का जो जंक्शन है उसको आप प्लेसेंटा बोल रहे हैं। और यहाँ ये देखिए, ये प्लेसेंटा है, इसका कनेक्शन है, जुड़ाव है, वो आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ में ही ये जो प्लेसेंटा है वो बेबी के साथ में अटैच होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसमें ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आर्टरी और वेन्स का कनेक्शन है, और बहुत सारी चीजों को ये सप्लाई करने में मदद करता है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड, placenta is connected to the embryo by an umbilical cord. It transport substances to and from the embryo. सारी चीजें वो इसके द्वारा एक्सचेंज करते हैं। नरिशमेंट लेना है, गैसियस एक्सचेंज करना है, वेस्ट मटेरियल रिलीज करना है, तो ये बेबी से वो मैटरनल ब्लड में जाते रहता है। बच्चे का मुंह जब तक वो डेवलप होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, ये बंद होता है, तो उसका जो भी नरिशमेंट है, एक्सचेंज है, इसी नाल के द्वारा, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, क्या क्या कार्य करते हैं ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़े हुए। ये प्लेसेंटा यूट्रस वॉल और फीटल टिश्यूज के द्वारा जुड़ी हुई ये कनेक्शन लिंक प्लेसेंटा आप यहाँ देख पा रहे हैं। कोटिलीडोन्स, ये इस तरीके के जाल नेटवर्क, मदर ब्लड और विलेस, ये बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या क्या फंक्शंस है देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक्ट एज बैरियर बिटवीन द फोइटस एंड मदर। इनके बीच में डायरेक्ट जुड़ाव नहीं है, इनडायरेक्ट, ऐसा नहीं है यहाँ बच्चे का ब्लड अलग है, माँ का ब्लड अलग है, तो दोनों के बीच में बैरियर है, सीधे नहीं जुड़े होते। वो बेबी के जो ब्लड वेसल्स है वो मदर के ब्लड के अंदर फ्लोट करती है, परंतु दोनों का ब्लड कभी फ्यूज नहीं होता, एक्सचेंज करती है मेम्ब्रेन के द्वारा। तो याद रखिए, ये एक बैरियर का काम करती है बिटवीन द फ्यूटस एंड मदर। सप्लाई O2 जो डिफ्यूजन एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। सप्लाई O2 न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा फ्रॉम मदर टू फीटस। रिमूव CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्टेज फ्रॉम फीटस। वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी फीटल टिश्यूज से, फीटल ब्लड से और मैटरनल ब्लड में रिमूव करती है। और इंपॉर्टेंट देखिए, एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। जब तक प्रेगनेंसी रहती है, ये जो प्लेसेंटा है एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है, और बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। कौन कौन से हार्मोन्स है? इट सीक्रेट्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन्स HCG। जो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हैं वो बेबी के गोनाड्स को डेवलप करने में, डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, इसको सीक्रेट करने में मदद करते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, दोनों प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। वो गोनाड्स में भी हम पढ़ चुके हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर इन फीमेल हार्मोन्स का लेवल है वो बहुत ज्यादा रहता है, वो नेक्स्ट ओवुलेशन को नहीं होने देते। ये एंडोमेट्रियल वॉल है या यूट्रस को रेडी करते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करते हैं, बहुत सारे काम है। वो फैट का डिपोजिशन करवाते हैं, जो मतलब बहुत सारे जितने भी फैसिलिटेट करने के लिए, प्रेगनेंसी को फैसिलिटेट करने के लिए फंक्शंस होते हैं, तो ये फीमेल हार्मोन्स हैं वो मेंटेन करते हैं। और लास्ट में हार्मोन है वो रिलीज होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन है प्यूबिक सिंपाइसिस को रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे कि बेबी है वो आसानी से बाहर आ जाए, डिलीवरी हो जाए। तो रिलैक्सिन इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाई ओवरी। ये हार्मोन है ओवरी को प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज होते हैं, इसलिए इनको हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, और जो पार्टूरिशन में, डिलीवरी में हेल्प करते हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन
cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are also increased in maternal body blood, जिससे वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर पाए, सारी तरीके की सुविधाएं दे पाए. They support the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintain pregnancy. फेटल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है ये कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को एसिलरेट करते हैं, उसकी ग्रोथ के, बेबी की ग्रोथ के लिए भी जरूरी होते हैं. और साथ में मदर बॉडी है, उसमें भी आप देखेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पर एक अलग तरीके का एक मोटापा आ जाता है, एक ग्लो आ जाता है. वो किस वजह से है? वो प्रेगनेंसी के टाइम पर इन हार्मोन्स की वजह से होता है. उसमें ममत्व भी पैदा होता है. माँ का जो प्यार है वो उस पीरियड में इन हार्मोन्स की वजह से बढ़ने लग जाता है, अपने बच्चे के प्रति लगाव होने लग जाता है. द जर्म लेयर्स गिव्स राइज टू ऑल टिश्यूज ऑर्गन्स. मैंने इसलिए आपको बताया ट्रिपलोब्लास्टिक है, जितने भी ऑर्गन्स बनने, बोन्स बननी है, स्किन बननी है, हार्ट, लीवर, किडनी, जो भी बनना है वो सारे इन जर्म लेयर्स को, जन्म देने वाली लेयर्स से होता है. द स्टेम सेल्स इन इनर सेल मास हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. स्टेम सेल है वो, आप, मैंने आपको यहां पर बताया था. ये देखिए एमनियोटिक फ्लूइड है वो, इसमें एम्ब्रियो जब डेवलप हुआ तो बहुत सारी सेल्स हैं वो इस फ्लूइड के अंदर रह गई थी, वो स्टेम सेल्स कहलाती है और पूरे ऑर्गन्स को जन्म देने की क्षमता रखती हैं. तो उनको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी सेल्स, जो पूरे ऑर्गन्स, पूरी बॉडी को फॉर्मेशन करने में. तो स्टेम सेल है, पर्टिकुलर ऑर्गन को जन्म देती है, ऑर्गन को, टिश्यू को पैदा करने की क्षमता रखती हैं, इसलिए उनको हम टोटिपोटेंट सेल बोलते हैं. और बच्चों इसीलिए ये प्लेसेंटा बैंक बन चुके हैं, प्लेसेंटा को स्टोर करके रखते हैं, जमीन में दाबते नहीं है, क्योंकि ये प्लेसेंटा बैंक है, उसके अंदर बहुत सारी स्टेम सेल्स पड़ी हुई है. फ्यूचर में बच्चे को किसी ऑर्गन की प्रॉब्लम हुई तो उसके ऑर्गन को ग्रो करवा करके इम्प्लांट किया जा सकता है. ह्यूमन प्रेगनेंसी जेस्टेशन पीरियड लास्ट 9 months, मतलब कितने महीने का होता है जेस्टेशन पीरियड? 9 महीने का होता है. फॉर कैट्स 2 months, डॉग्स 2 months, एलिफेंट 21 months. मतलब ये जेस्टेशन पीरियड है, जिसको प्रेगनेंसी काल, प्रेगनेंसी पीरियड, गर्भकाल जिसको कहते हैं, वो 9 महीने का है, 280 दिन का होता है. तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग जेस्टेशन पीरियड होता है. एलिफेंट का 21 months होता है बच्चों, याद रखिए. और ये टॉपिक हम बाद में करेंगे बच्चों. तो यहाँ मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं. आज के आपके क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज टोटिपोटेंसी, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेम सेल्स. दोनों क्वेश्चंस के आंसर है आपको लिखने कमेंट बॉक्स में. बच्चों मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.